आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जाएंगे दक्षिण अमेरिका में, जहां पर 12 स्वतंत्र देश मौजूद है, जैसे कि अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुला। इनमें से हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसके पास कोई समुद्र नहीं, फिर भी नमक की सबसे बड़ी चादर मतलब नमक का सबसे बड़ा मैदान मौजूद है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हम बात करेंगे हिस्ट्री का एक दमदार देश बोलिविया के बारे में। इतिहास में बोलिविया की बॉर्डर पहले समुद्र तक फैल चुकी थी, लेकिन 19वीं सदी में चिले देश के साथ युद्ध होने के कारण उनका समुद्री इलाका हाथ से चला गया। लेकिन देश के लोग आज भी रिटर्न टू द सी नारा लगाकर देश की बॉर्डर को समुद्र तक बढ़ाना चाहते हैं। बोलिविया देश के सालार डी यूनी नमक की चादर को दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व माना जाता है। लिथियम खनिज का ज्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में किया जाता है। बोलिविया का सालार मैदान 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है, इसलिए दुनिया में इसे सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व माना गया। इसके नीचे नमकीन पानी, जिसे ब्राइन कहा जाता है, उसकी एक विशाल परत है जिसमें लिथियम काफी मात्रा में पाया जाता है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक जिन्होंने एक सर्वे किया था, जिससे पता चला अकेले बोलिविया देश में 23 मिलियन टन लिथियम मौजूद है, जो दुनिया के लिथियम रिजर्व का अकेला 22% हिस्सा है। हालांकि नमक की चादर एक प्राचीन झील का अवशेष होने के कारण बोलिविया की सरकार डायरेक्ट वहां पर खुदाई नहीं कर सकती। इसके अलावा बोलिविया, अर्जेंटीना और चिले देश का लिथियम ट्रायंगल दुनिया के 75% से भी अधिक लिथियम ब्रांड रिजर्व को होस्ट करता है। हालांकि देश आजाद होने के बावजूद भी उसने अभी तक सालार का मैदान का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी, नमक की चादर की ऊंचाई का पता नहीं और वहां के स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट करने की वजह से सालार मैदान आज भी सुरक्षित देखा जा सकता है। हमारे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैसे बना देश और सबसे पहले यहाँ पर कौन आया। बोलिविया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि संघर्ष, संस्कृति और प्राकृतिक खजाने की एक जिंदा कहानी है। सबसे पहले देश की जमीन पर कौन आया था, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15,000 साल पीछे। उस समय इंसान दुनिया में फैल रहा था, जैसे कि अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा। शुरू में अमेरिका आने वाले लोग शिकारी समुदाय थे। लोगों ने बोलिविया की जमीन पर रहना शुरू किया और वहां की पहली सभ्यता बनी तावानाको, जो लोग पत्थर की मूर्तियां और पानी को गर्मी के मौसम के लिए बांध बनाकर जमा करते थे। इस सभ्यता के साथ दो और जनजातियां बोलिविया की जमीन पर रहने लगी, आयमारा और केचुआ। समय बीता गया। 15वीं सदी में इंका साम्राज्य ने आज के बोलिविया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया और वहां की चांदी, खेती और मजदूरी इंका साम्राज्य की ताकत बनी। साल 1532 के बाद स्पेनिश विजेता कॉन्क्विस्टाडोर अमेरिका आया। उसने इंका साम्राज्य को हरा दिया और बोलिविया की जमीन को नाम दिया अपर पेरू। स्पेन आक्रमणकारियों को बोलिविया की जमीन पर चांदी की खदानें मिली, जिसे पाने के बाद स्पेन दुनिया की सबसे अमीर ताकत बना। कहा जाता है कि देश की जमीन पर मिलने वाली चांदी से सिक्के बनाई जो दुनिया में फैल गए। तो सोचो यहाँ पर चांदी कितनी मात्रा में मिली होगी। हालांकि वहाँ की चांदी की खदानों की खुदाई करने के लिए बोलिविया की जमीन पर शुरू में रहने वाले लोग, सभ्यता और बाकी जनजातियों ने मिलकर खदानों को खोदना शुरू किया था। स्पेन आक्रमणकारियों ने वहां के रहवासी लोगों से जबरन मजदूरी करवाई, जिसके कारण लाखों लोग खदानों में मारे गए। यूरोप अमीर होता गया और बोलिविया गरीब। यहाँ से आगे आजादी की लड़ाई और बोलिविया का एक स्वतंत्र देश बनने का समय शुरू हुआ। साल 1809 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें दो क्रांतिकारी साइमन बोलिवर और एंटोनियो जोसे डी सुक्रे शामिल थे। साइमन बोलिवर कौन था? अगर इंसान नहीं होता तो शायद बोलिविया नाम का देश आज के नक्शे में नहीं होता। अमेरिका में स्पेन की ताकत बढ़ रही थी, हर एक देश उसका गुलाम बनता जा रहा था। इस गुलामगिरी से बाहर निकलने के लिए कोई भी देश स्पेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 1800 के आसपास पूरा दक्षिण अमेरिका स्पेन के कब्जे में था। उन्होंने वहां की जनता पर भारी टैक्स लगाया। वहां के 7 देश जैसे कि बोलिविया, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुला और इक्वाडोर सबको वाइस रॉयल्टी में बांटा था, जैसे कि वाइस रॉयल्टी ऑफ पेरू, वाइस रॉयल्टी ऑफ अर्जेंटीना। इसका मतलब हर एक बड़ा फैसला मैड्रिड, स्पेन का एक शहर है, वहां से लिया जाता था और फैसले के मामले में अमेरिका के स्थानीय लोगों की कोई सुनवाई नहीं। अमेरिका पर स्पेन का कब्जा करने का मॉडल कैसा था? जैसे कि कॉलोनी, पैसा जमा करने की मशीन और बाद में खदानों से मिला सोना चांदी स्पेन भेजा जाता था। स्पेन को सबसे ज्यादा चांदी मिली बोलिविया देश में। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि स्पेन अपना काम कर रहा था, यहाँ से पैसा इकट्ठा करके खुद के देश को और ज्यादा मजबूत बना रहा था। लेकिन एक गलती जिसने स्पेनिश साम्राज्य को घुटनों पर लाया, जैसे कि नस्लीय भेदभाव। उस समय बोलिविया में 25 लाख के आसपास लोग रहते थे, लेकिन स्पेन ने बोलिविया के लोगों को जातियों में बांट दिया। जैसे कि सबसे ऊपर थे पेनिनसुलर्स, मतलब स्पेन में जन्मे स्पेनिश। इनके हाथ में सत्ता, सारे बड़े पद, गवर्नर और वाइस रॉयल्टी मौजूद थी।
दूसरे नंबर पर क्रियोल्स, स्पेनिश मूल के लोग लेकिन जन्म अमेरिका में, अमीर थे, पढ़े लिखे थे, फिर भी सत्ता से बाहर। और तीसरे नंबर पर वहाँ के आदिवासी समुदाय और अफ्रीकी जनजातियां, जिनका इस्तेमाल करके खदानों से काम करके सोना चांदी निकाला था। कहा जाता है कि क्रियोल समुदाय के लोग जमीन और खदानों के मालिक थे, सेना में पैसा लगाते थे और टैक्स भी भरते थे, लेकिन स्पेन के कारण वहाँ पर खुद की सरकार नहीं बना सकते और बड़े फैसलों में कोई भी रोल नहीं। उन्हें लगा हम मेहनत तो कर रहे लेकिन शासन कोई और कर रहा है। आदिवासी और आम जनता की हालत गुलामगिरी की वजह से और ज्यादा बेकार हो गई थी। खदानों में काम करते करते लोगों की मौत हो गई, उन्हें कोई कानूनी अधिकार भी नहीं मिला। स्पेन को लेकर आदिवासी लोग काफी गुस्से में थे, लेकिन युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं थे। फिर भी एकजुटता ने उन्हें लड़ाई की ताकत दी। लोगों के पास सेना और हथियार थे। इसी बात को लेकर वहाँ की सारी जनजातियां और क्रियोल्स आपस में जुड़ गए और एक क्रांति बनी। साल 1808 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। फ्रांस ने स्पेन पर हमला बोल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने देश को हरा दिया, स्पेन के राजा को गद्दी से हटा दिया। बोलिविया के पूरे स्पेनिश साम्राज्य में अफरा छपरी मच गई। कॉलोनी में सवाल उठने लगा, अगर स्पेन का राजा यहाँ पर नहीं है तो हम किसके अधीन है? फ्रांस के साथ युद्ध होने के कारण स्पेन कमजोर हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर बोलिविया के लोगों ने सत्ता को हाथ में लेने का काम किया, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके। जब स्पेन का राजा गायब हुआ तब बोलिविया में जुंतास मतलब अस्थायी सरकार बनने लगी। स्पेन ने पूरे देश को कहा, हमारा राजा लौटने तक हम शासन करेंगे, गवर्नर वही रहेगी, टैक्स वही रहेगा और नस्लीय भेदभाव भी रहेगा। क्रियोल्स बोले, अगर राजा नहीं तो सत्ता हमारे हाथ दो, हम राजा के नाम पर लेकिन खुद शासन करेंगे। शुरू में कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता पाने की लड़ाई थी। जुंता से बनी सरकारों में से साइमन बोलीवर सबसे क्रांतिकारी नेता आ गए। उन्होंने वहां की स्पेनिश कॉलोनी को दिलासा देने का काम किया था, लेकिन यह उनकी चाल थी, जैसे कि हम स्पेन के राजा के वफादार हैं, बस शासन हम करेंगे। साइमन बोलीवर नेता बनने के बाद उन्होंने बोलिविया की जनता को स्पेन की हकीकत बताई। भाषण और घोषणा से आजादी के विचार जनता में फैलाए, लोगों को समझाया स्पेन हमारा शोषण कराए। उन्होंने खुद के देश को आजाद करने के लिए हेती नाम के देश से हथियार और सेना की मांग की, बदले में दास प्रथा खत्म करने का वादा भी किया। साइमन बोलीवर ने पहले राजा के नाम पर शासन किया और अब राजा से आजादी पाने के लिए युद्ध की तैयारी की। स्पेन ने जुंतास को गैर कानूनी बताया, उसने भी युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार रखा, लेकिन बोलिविया के लोग पहले जैसे नहीं थे, उन्हें सब समझ में आया था। उन्होंने कहा, राजा नहीं, स्पेन नहीं, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। वहाँ की अस्थायी सरकार ने पहली बार खुद कानून बनाए, खुद टैक्स तय किया और खुद सेना बने। असल में एक ऐसा विद्रोह था जिसमें पूरी जनता शामिल थी। बोलिविया के लोगों में देश के प्रति जागरूकता बढ़ने का एक और सबसे बड़ा कारण था। जब 1809 में विद्रोह हुआ था, उस समय देश को अपर पेरू नाम से जाना जाता था। ला पाज और चिक्यूसा में शुरुआती जुंतास मतलब अस्थायी सरकार बनी। स्पेन ने उसे कुचल दिया क्योंकि वे नहीं चाहते स्पेन विरोधी कोई भी पार्टी देश में बने। इसी गुस्से को लोग बाहर निकालना चाहते थे और गुस्सा निकालने का सही समय आ चुका था। आसान शब्दों में कहा जाए तो जुंतास आजादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोगों को आजाद होना सिखाया। साइमन बोलीवर के नेतृत्व में लोगों ने स्पेनिश अधिकारियों को भगा दिया। बोलिविया आजाद हुआ और बोलीवियर के प्रभाव से दक्षिणी अमेरिका के बाकी 6 देश भी आजाद हो गए। देश आजाद होने के बाद आगे क्या हुआ, यह कहानी आंतरिक संघर्ष को दिखाती है। 6 अगस्त 1825 का दिन स्पेन से आजादी मिली और देश का नाम रखा प्लूरी नेशनल स्टेट्स ऑफ बोलिविया। आजादी मिलने के बाद साइमन बोलीवर ने संविधान का मसौदा दिया। मसौदा मतलब संविधान कैसा होना चाहिए उसका एक प्रारूप, और एंटोनियो जोसे डी सुक्रे देश के पहले राष्ट्रपति बने। उस समय देश आजाद तो हुआ था, लेकिन संस्थाएं, अनुभव और पैसा कुछ भी नहीं था। एंटोनियो की सरकार 1825 से 1828 तक मतलब सिर्फ 3 साल तक चली। उन्होंने देश में क्या बदलाव लाए थे, जैसे कि दास प्रथा खत्म की, आदिवासियों से जबरन मजदूरी हटाने की कोशिश, टैक्स सिस्टम में सुधार लाया, चर्च की ताकत सीमित करने का भी प्रयास किया। मतलब सरकार बनने के बाद उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा था। फिर भी जनता के कुछ समुदाय उनका विरोध करने लगे। विरोध करने वाले वही लोग थे जो स्पेन के समर्थक थे। आजादी से पहले बोलिविया के बड़े बड़े जमींदार के मालिक स्पेन से जुड़े हुए थे, उन्हें काफी सारा पैसा मिल रहा था। लेकिन एंटोनियो की सरकार ने जमींदारों की ताकत को ही सीमित किया और आदिवासियों को कानूनी सुरक्षा और टैक्स में राहत दिलाई। चर्च की राजनीतिक भूमिका भी कम करने की कोशिश की। जमींदारों को लगा आज आजादी मिल गई, कल हमारी जमीन चली जाएगी। इसलिए इन्हीं लोगों ने सरकार के खिलाफ साजिश रखी, सेना के अफसरों को उकसाया और पुराने स्पेनिश सिस्टम को वापस लाने की मांग रखी। देश के पास पैसा ना होने के कारण सेना की हालत बहुत ही खराब थी। ज्यादातर सैनिक गरीब थे, लंबे युद्ध से थके हुए, उन्हें ठीक से वेतन भी नहीं मिल रहा था, ना ठीक से खाना मिल रहा था और ना ही सम्मान। लेकिन उस समय की सरकार क्या करेगी, ना उनके पास पैसा है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी।
और पेरू देश का दबाव देश में बढ़ने लगा था। आजादी से पहले अपर पेरू मतलब बोलिविया पेरू देश के अधीन था, स्पेन का कब्जा होने के बावजूद भी। इसलिए उस समय पेरू के नेता मानने लगे बोलिविया को अलग देश नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा ही हिस्सा होना चाहिए था। इसी बात को लेकर पेरू की सेना बोलिविया में घुसी, आंतरिक विद्रोह का समर्थन किया। बोलिविया के राष्ट्रपति एंटोनियो जोसे डी सुक्रे खुद पेरू के नागरिक थे, इसलिए विदेशी राष्ट्रपति होने का आरोप उन पर लगाया। सन 1828 में एंटोनियो ने इस्तीफा दे दिया और देश फिर अस्थिर हो गया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बोलिविया आजाद हुआ था, लेकिन आजादी के दुश्मन देश के बाहर नहीं, देश के अंदर बैठे थे। इस्तीफा देने के बाद अगले 1 साल तक देश में कोई भी मजबूत सरकार नहीं बन पाई। सेना ही सबसे ताकतवर संस्था बन गई। अलग अलग जनरल सत्ता हथियाने की कोशिश करने लगे, लेकिन 1830 में बोलिविया के सैन्य नेता एंड्रेस डी सांता क्रूज सामने आ गए। काफी पढ़े लिखे थे, अनुशासित और खुद को देश का उद्धारक मानते थे। साल 1830 में उन्होंने देश की सत्ता संभाली और खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। सांता क्रूज की सरकार कैसी थी? उन्होंने मजबूत केंद्रीय सरकार बनाई, टैक्स सिस्टम में फिर से सुधार लाया, सेना को अनुशासित किया, कानून और प्रशासन को भी स्थिर किया। पहली बार बोलिविया के लोगों को राजनीतिक स्थिरता मिली। लेकिन सांता क्रूज की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे बोलिविया की जनता का पूरा समर्थन तो मिला, लेकिन बाहर के देशों ने विरोध किया और युद्ध की धमकियां मिलने लगी। असल में क्या हुआ था, ध्यान से सुनिए। साल 1833 में पेरू बोलिविया कॉन्फेडरेशन मतलब पेरू और बोलिविया देश को मिलाकर एक शक्तिशाली देश बनाना, दोनों भी देश इस फैसले के समर्थन में थे। आगे जाकर उत्तर पेरू प्लस दक्षिण पेरू प्लस बोलिविया मिलकर बना कॉन्फेडरेशन और सांता क्रूज बने सुप्रीम प्रोटेक्टर। पड़ोसी देश डर गए, खास करके चिले और अर्जेंटीना। उन्हें लगा नया देश काफी कठोर बन जाएगा, उनके व्यापार और बंदरगाहों पर खतरा बढ़ सकता है। दोनों देशों ने मिलकर कॉन्फेडरेशन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 1839 में पेरू बोलिविया कॉन्फेडरेशन का पूरी तरह से पतन हुआ। देश के राष्ट्रपति सांता क्रूज फिर से सत्ता से बाहर चले गए और फिर से देश अस्थिर बन गया। उस समय जितनी भी सरकार बनी, जैसे कि एंटोनियो की सरकार ने सुधार लाया, सांता क्रूज की सरकार ने देश को स्टेबल किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था बोलिविया को लोकतंत्र मिलने में और भी बहुत समय है। यहाँ से आगे की कहानी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो। एक सरकार गिर गई, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक देश खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं समझता। आज के जमाने में मतलब 2026 में बोलिविया को लेकर कोई बड़ा संघर्ष देखने को नहीं मिलता। हालांकि सरकार के कामों को लेकर राजनीतिक संघर्ष होता रहता है। हमें तो ऐसा लगता है उस समय पेरू और बोलिविया अगर एक देश बन जाता तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बन जाती। ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि दोनों भी देश तैयार थे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।